हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां दोस्तों, विगत वर्षों में पिछले कुछ सालों में यूजीसी नेट एग्जाम्स के अंदर जो अलग अलग जी हां सेशन में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अलग अलग साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, उन्हीं से रिलेटेड मैं सीरीज लेकर आया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो पेन और पेपर आप अपना पास में रखिएगा। यहाँ पर ये 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके टीजीटी पीजीटी यूपी एग्जाम्स जो अभी होने वाला है। अभी कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। और इसके साथ में यहाँ पर एलटी ग्रेड जो अभी उत्तराखंड और डीएसएसबी की अभी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये यहाँ पर सेशन। और इसके साथ आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आप 11th 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, तो आप सबके लिए मैं लाइव सेशन यहाँ पर हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ करना इतना है कि बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक लाइव सेशन में आप हमारे साथ में जुड़ सके। तो चलिए लाइव सेशन में आज मैं आपको करवाता हूं ये 30 प्रश्न जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार, जैसा मैं अभी शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ में। तो यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा के दहन से प्राप्ति होती है। जी हाँ, जब 1 ग्राम वसा जलती है, जब उसका दहन होता है तो हमें कितने कैलोरीज प्राप्त होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 9.3 कैलोरीज, दूसरे ऑप्शन में है 4.0 कैलोरीज, तीसरे ऑप्शन में है 4.3 कैलोरीज और फोर्थ ऑप्शन में है 8.0 कैलोरीज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका 9.3 कैलोरीज। यहाँ दोस्तों किसी किसी बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा 9.1 कैलोरीज, 9 कैलोरीज और 9.3 कैलोरीज। तो यहाँ पर जो आपको 9 कैलोरीज है वो 1 ग्राम वसा, जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम फैट के बर्न होने से आपको इतनी जो कैलोरीज है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जून 2011 में पूछा गया था, दिसंबर 2010 में ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा मूल्य ऊर्जा अपेक्षित है। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोग्राम शरीर का जो भार होता है उसके लिए प्रति घंटे आपको जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो क्या रहेगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1.3 कैलोरीज ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है 1.5 कैलोरीज, ऑप्शन सी में है 1.07 कैलोरीज और यहाँ पर डी में है 1.9 कैलोरीज। तो यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, 1 किलोग्राम जो शरीर का कुल भार है उसमें से 1 किलोग्राम प्रति भार 1 किलोग्राम के हिसाब से आपको प्रति घंटे में, जी हाँ दोस्तों, पर आवर आपको जो यहाँ पर कैलोरीज की जरूरत पड़ती है ये है आपकी 1.3 कैलोरीज। जी हाँ दोस्तों, 1.3 कैलोरीज आपको पर किलोग्राम के हिसाब से 1 घंटे में चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये जून 2010 में क्वेश्चन आया था। इसमें जो पूछा गया है ये है, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को सहनशीलता की प्रतिस्पर्धाओं के लिए अधिकतर प्रशिक्षित किया जा सकता है यदि इसे इनमें लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली में सहन शक्ति, जो सहनशीलता है उसको, जो कॉम्पिटिटिव आपकी यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप कंपटीशन करते हैं, तो उसमें अधिकतर प्रशिक्षित किया जा सकता है अगर आप इनमें से इस चीज को यूज करेंगे। तो क्या आप यूज करेंगे इनमें से? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यौगिक व्यायाम, एनारोबिक व्यायाम, एरोबिक व्यायाम या फिर संतुलन व्यायाम। तो यहाँ पर सबसे जो सटीक उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन का, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने शुरू कर रखी है। लगभग यहाँ पर हमारे हर दिन, यहाँ पर हर रोज़ लाइव सेशन चलते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये लाइव सीरीज 140 नंबर सीरीज है। तो एरोबिक व्यायाम, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आप अच्छे से एंड्योरेंस में लाना चाहते हैं, ठीक है, लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एरोबिक व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं, इनमें से आपको क्या मिलेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विटामिन बी और सी,
विटामिन ई और के, विटामिन ए और बी, और डी में बताया गया है विटामिन ए और डी। तो यहाँ पर इनमें से आपको क्या मिलता है? दूध, मक्खन मीन्स आपका जो बटर है, आपका जो फैट है, घी है, इससे क्या मिलेगा आपको? जी हाँ, तो यहाँ पर आपको मिलता है इनमें ऑप्शन डी, विटामिन ए और डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए और डी आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में है शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या अनुपात होना अपेक्षित है? जी हाँ दोस्तों, एक खिलाड़ी के लिए हम एक यहाँ पर जो नॉर्मल आपके आप काम करते हैं, डेली रूटीन्स के जो काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देखिए यहाँ पे लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का क्या अनुपात होना चाहिए, इन तीनों का क्या रेशियो होना चाहिए आपकी बैलेंस डाइट में? तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। 1:1:1 ऑप्शन ए में है, बी में है 3:1:2, ऑप्शन सी में है 4:2:1 और ऑप्शन डी में है 4:1:1। तो यहाँ पर राइट बनेगा आपका, जी हाँ, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर चार, अगर आप कैलोरीज की हम बात करें तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में आपको चार यहाँ पर कैलोरीज, ठीक है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर आप 4 ग्राम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो 1 ग्राम आपका फैट होना चाहिए और 1 ग्राम ही आपका प्रोटीन होना चाहिए अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और ये दिसंबर 2009 में क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक। तो इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? एस्कॉर्बिक एसिड को आप कहते हैं विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा रहेगा आपको बताना है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों ये आपका केमिकल नेम है, आप ये कह सकते हैं आपका जो विटामिन है। ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहा जाता है विटामिन सी को, तो यहाँ पर ये किस से सबसे ज़्यादा मिलेगा? आंवला, अमरूद, नींबू या फिर टमाटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा ये है आपका आंवला। जी हाँ दोस्तों, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है नींबू और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अमरूद और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका टमाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7, और इसमें आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहना होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो निम्न में से क्या निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। व्यायाम एवं आराम, भोजन एवं आहार, स्वस्थता और यहाँ पर आदतें, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, जी हाँ, ये सभी आपके लिए जरूरी हो जाएंगे। जी हाँ, आपको रेगुलर एक्सरसाइज, रेस्ट भी जरूरी है, उसके साथ में जो आप अपनी भोजन लेते हैं, जो अपनी डाइट लेते हैं, उस डाइट के अंदर आपके जितने भी आपके बैलेंस न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको जरूरी रहते हैं। और स्वच्छता, स्वच्छता का मतलब है हाइजीनिंग, आपको अपनी, जी हाँ दोस्तों, आप अपनी साफ सफाई जरूर रखें और अच्छी हैबिट्स को अपनाएं, तो ये सभी जरूरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये पूछे गए थे आपके जून 2009 जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था। इसमें बिल्कुल सिंपल वैसे क्वेश्चन दिखाई देने में है, लेकिन हम कई बार इन्हीं क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लैक्टिक एसिड देन है। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड एक ऐसा तत्व है, मैं ये कहूँगा ये एक ऐसा एलिमेंट है कि हमारे शरीर में फटीक, इसी से हम महसूस करते हैं। हमारा शरीर जो थकान अनुभव करता है, हम जो थकान अनुभव करते हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होती है। तो लैक्टिक एसिड किसकी देन है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। जी हाँ दोस्तों, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस नहीं होती
तो जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज किया जाता है। और उस एनारोबिक कंडीशंस में जब भी हम काम करते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो लैक्टिक एसिड है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की देन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे जो पूछा गया है, चलिए मैं इसको एक बार बॉक्सेस में बंद कर देता हूं क्वेश्चन को। शरीर की टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा ये है आपका प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो टूटी फूटी मांसपेशियां है, आप ही कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉकर का काम करता है, जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, हमारे शरीर में निर्माण का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो वो मेन है प्रोटीन। जी हाँ, मांसपेशियां के जितने भी हमारे मसल्स फाइबर होते हैं उनमें आपने सुना भी होगा एक्टिन और मायोसिन। जी हाँ दोस्तों, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी। तो यहाँ पर जब उनकी फंक्शनिंग होती है तो एक्टिन और मायोसिन भी अपने आप में आपके प्रोटीन है। तो ये जब भी हमारा मसल्स या फिर हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉकर का काम करता है, बिल्डिंग निर्माण का काम करता है। इसीलिए इसको प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में, और मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हमारी फंक्शनिंग होती है, प्रोसेस होती है, उसको कंप्लीट करने में, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्तर है, एनर्जी का जो लेवल है, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये भी आपका 2009 यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये है, लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तरोताजापन आप महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे, आराम आपको आएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, लैक्टिक एसिड, जैसे मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई भी ऐसा जो मेहनत वाला काम है जिसके अंदर हमारी बॉडी का ज़्यादा यूज होता है, या फिर कोई ऐसा हार्ड वर्क हम करते हैं, तो उसमें हमारी मसल्स की फंक्शनिंग होती है, और मसल्स की फंक्शनिंग के दौरान लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन होगा तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन जहां पर नहीं पहुंचेगी, लैक्टिक एसिड का फ्रेजन जहां पे हो जाएगा, तो जी हाँ, आप महसूस करेंगे थकान, और आप उस काम को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई आपको जब मिलेगी तभी आपकी जो मसल्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये दिसंबर 2008 के अंदर पूछा गया था। यहाँ पर सुमेलित करना है। जहाँ दोस्तों दो सूचियां दी गई है आपको। चलिए सूची मैं आपको दिखा देता हूँ, और सूची का जो कूट है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आने की कोशिश करूंगा। चलिए, कूट भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। विटामिन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रासायनिक नाम क्या रहेगा, इनका केमिकल नेम क्या रहेगा, आपको बताना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या रहेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए आप सूची का मिलान कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा, चलिए मैं उसको अभी बॉक्सेस में बंद करने से पहले आपको यहाँ पर सूची का मिलान कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका विटामिन बी है, विटामिन B1 को कहा जाता है आपका थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 कहलाता है आपका राइबोफ्लेविन, और विटामिन ई को हम कहते हैं टोकेफेरोल, और विटामिन B12 आपका कहलाता है साइनोकोबालामाइन। जी हाँ दोस्तों, साइनोकोबालामाइन जो आपका विटामिन B12 है। दोस्तों एक चीज आप याद रखिए कि इन विटामिन, जितने भी आपकी विटामिन्स हैं, इन विटामिन्स में से सिर्फ आपका विटामिन B12 ही एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। क्या दोस्तों? कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। आपसे क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सूची मैंने इनको मिला दिया है, और अगर हम कूट में अगर हम बात करें जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और
नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2011 में आपसे ये पूछा गया था। ये थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए और भी हटके मैं क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हटके हुए हैं लेकिन आपको अपना दिमाग बिल्कुल सेंट्राइज रखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ गया है। दिसंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। भारत में शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो किस वर्ष शुरू की गई है, आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। वर्ष 1957, वर्ष 1920, वर्ष 1914 या फिर वर्ष 1960। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा ये है आपका, जी हाँ, वर्ष 1920। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1920 में YMCA मद्रास के अंदर YMCA कॉलेज की स्थापना की गई थी, आप सबको पता है। और HC बक, जी हाँ दोस्तों, HC बक उसके पहले यहाँ पर प्रिंसिपल, आप उसके संस्थापक कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1920 में भारत के अंदर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो भारत में फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का पदार्पण हुआ था। और 1920 से ही जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स बनते हैं, अध्यापक का जो काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, उनके लिए कोर्सेज, प्रशिक्षण शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपको कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक आपका कथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, रीजन और असर्शंस आपको दिए गए हैं। तो असर्शंस पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कथन में जो पूछा गया है वो मैं उसको एक बार अंडरलाइन कर दूं। चलिए, बॉक्सेस में मैंने बंद कर दिया है। कथन जो है ये है, परिधि प्रशिक्षण सामान्य शारीरिक तथा चालक स्वस्थता को सुधारता है। परिधि प्रशिक्षण का मतलब है सर्किट ट्रेनिंग। यहाँ पर जो कारण बताया गया है, अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग विधि द्वारा गति में सुधार होता है। देखिए यहाँ पर आप इन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे परिधि प्रशिक्षण लिखा है, तो ये है आपका अंतराल प्रशिक्षण। इसका मतलब ये दोनों ही आपस में मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भी आप परिधि प्रशिक्षण करते हैं तो उसमें आपके शरीर की, देखिए यहाँ पर आपका सामान्य शारीरिक और आपका चालक स्वस्थता को सुधारने का काम करता है। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी की फिटनेस लेके आता है। जो नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है इसमें कि अंतराल प्रशिक्षण मीन्स इंटरवल ट्रेनिंग की विधि के द्वारा यहाँ पर आपकी गति में सुधार होता है। तो गति में सुधार तो भाई आपका गति जो डिपेंड करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो स्पीड को आप इंप्रूव करते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए आप पेस रन और एक्सेलरेशन रन ही करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरवल ट्रेनिंग है वो आपकी बॉडी के अंदर आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर इसमें जो सही कूट बनेगा ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और जितना आपका स्कोर रहेगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि कितना आपने स्कोर किया था इन क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, श्रेष्ठ अध्यापक हमेशा अध्येताओं की जरूरत को पूरा करता है। अध्येताओं का मतलब है जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। ये बोलता है कि जो एक अच्छा अध्यापक है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की जरूरतों को पूरा करता है। रीजन में कहा गया है, प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न है। ये बोलता है कि जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो एजुकेशन से डिफरेंट है। तो क्या इनमें संबंध रहेगा, आपको बताना है। कूट में आपको अपना आंसर ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोनों ही सही हैं। देखिए जो अच्छा अध्यापक होता है, अच्छा टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को, जो वो चाहते हैं, जैसा वो बनना चाहते हैं, उनको वैसे ही शिक्षा देने का काम करता है। और जो ट्रेनिंग है वो एजुकेशन से अलग है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, एक दूसरे की एक्सप्लेनेशंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कूट में राइट ऑप्शन बनेगा ये बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। और भाई शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ में जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन, देखिए शिक्षा को कहा जाता है कि भाई शिक्षा को सीमित नहीं रखना है। शिक्षा को जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया। हो सकता है कि आप ये बोलेंगे कि सर कहाँ दूसरी बातें लेके बैठ गए। चलिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। गुरु नानक देव जी, हाँ दोस्तों, सिखों के गुरु गुरु नानक देव यहाँ पर एक जगह से जा रहे थे और वहाँ पे वो जिस बस्ती से गुजरे, वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो हुलीगन टाइप के होते हैं, ठीक है, जो बदमाश टाइप के होते हैं, तो वो वहाँ पर रहते थे। तो जैसे ही वो उस बस्ती में गए, उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। तो उन्होंने
जो उस बस्ती के लोग थे उन्होंने उसको क्या किया, उसको गालियां देना, अब्यूज बोलना और उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जब वहां से वो गुजरे तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, आप एक जगह पे बसे रहो, ठीक है। तो जब वो अगली बस्ती से गुजरे तो वहां पर उनका मान सम्मान हुआ और उनको जो भिक्षा है, उनका जो आओ भगत है, वो बहुत स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। तो वो जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने दूसरी बस्ती वाले जो लोगों को, जिन्होंने उनका सम्मान किया था, उनको आशीर्वाद दिया कि आप, जी हाँ, आप बर्बाद रहो, आप उजड़े रहो। तो जब वो वहां से चले गए तो जाने के बाद में उनके शिष्य थे उनके साथ में, ठीक है, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आपने एक बस्ती जो आपका मान सम्मान नहीं कर रही थी, अब्यूज बोल रही थी, आपने उनको तो आशीर्वाद में कहा आबाद रहो, और जिन्होंने आपका इतना मान सम्मान किया आपने उनको बोला बर्बाद रहो। तो ये कैसा, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो उन्होंने, गुरु नानक जी ने उनको बोला कि भाई देखिए, अगर वो जिस बस्ती में मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, जहाँ पर लोग अब्यूज़ बोल रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज करने का काम है, पत्थरबाजी का काम है, मतलब वो अच्छे से नहीं रहते हैं। अगर मैं उनको ये बोल देता कि आप उजड़ जाओ, आप जगह जगह पे, देखिए उजड़ने का मतलब है, बर्बाद होने का मतलब है कि आप यहाँ से निकल के अलग अलग जगह पे चले जाएंगे, तो भाई वो और अपना जो दूसरे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप आबाद रहो, और जो अच्छे लोग हैं मैंने उनको आशीर्वाद में बर्बाद होने का या फिर उनको उजड़ने का इसलिए बोला है कि भाई वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो अपनी अच्छाई फैलाते जाएंगे। तो भाई मेरा भी कहना यही है कि आप सभी, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन को फैलाते चलिए, एजुकेशन अपने आप में आप सबके साथ में जुड़ी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा। चलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने, जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाने में अपना जो टाइम है वो इस क्वेश्चन का लगा दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ग्वालियर, पटियाला, अमरावती और मद्रास। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, तो ये है आपका मद्रास में। जी हाँ, 1920 में YMCA की स्थापना, जी हाँ, मद्रास में ही हुई थी, ठीक है, 1920, सॉरी 1920, ठीक है। और मद्रास को पहले हम चेन्नई के नाम से, ठीक है, अभी चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले मद्रास इसको कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये दिसंबर 2009 में एग्जाम्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया वो ये है, अफर टेस्ट है एक आपका। इस अफर टेस्ट के अंदर खास क्या है? जी हाँ दोस्तों, अफर टेस्ट में खास क्या, यही पूछा गया है आपसे। अफर युवा दक्षता परीक्षण क्या मापता है? मोटर दक्षता को मापता है, मोटर योग्यता को, शारीरिक दक्षता को, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका फिजिकल फिटनेस को, ठीक है, फिजिकल फिटनेस को मापने का काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपको बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, शोध केंद्रित मीन्स अनुसंधान केंद्रित होना चाहिए, प्रतियोगिता केंद्रित होना चाहिए, विषय केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपके लिए प्रतियोगिता केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हुए बच्चों के लिए आपका जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो प्रतियोगिता केंद्रित होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को कॉम्पिटिशन्स देंगे तो बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक, आपका सामाजिक और संवेगात्मक, जी हाँ दोस्तों, सभी तरह का विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, ये कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7, और ये जून 2007 में, जी हाँ दोस्तों, जून 2007 में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एक असर्शन है और एक रीज़न है, आपको बताना है। पहला जो आपका कथन दिया गया है, जो आपका स्टेटमेंट है, कोच व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कोच को कोच शिक्षा लेनी चाहिए। मीन्स जो कोचिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उसमें अपना सफल व्यवसाय, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको कोचिंग की शिक्षा लेनी चाहिए। रीजन में बताया गया है, एक अच्छा खिलाड़ी एक सफल कोच हो सकता है। तो क्या इन दोनों के अंदर तालमेल है, आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर तालमेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इसमें क्वेश्चन का आंसर है ये रहेगा आपका गलत। जी हाँ, चलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ए सही है। जी हाँ दोस्तों, कोच की फील्ड में, जो कोचिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, व्यवसाय अपना करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सफलता पाना चाहते हैं, भाई मैं सीधी सी बात कहूँ कि भारत का जो सर्वोच्च
पुरस्कार है कोचिंग की फील्ड में, प्रशिक्षण की फील्ड में द्रोणाचार्य पुरस्कार, अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोचिंग लेनी जरूरी है। अब यहाँ पर जो दूसरा कथन बताया गया है, एक अच्छा खिलाड़ी एक सफल कोच हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ खेल ही खेल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक सफल कोच भी हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे कोचेज होते हैं वो अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो कई बार सफल कोच नहीं बन पाते। तो जरूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी सफल कोच भी बन जाए। तो यहाँ पर जो आर है वो गलत रहेगा, ए है ये आपका असर्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे पूछा गया है, चलिए मैं बॉक्सेस में इसको लेके आ जाता हूँ। प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी से इन पर बल दिया जाना चाहिए। किस पर बल दिया जाना चाहिए? आप अगर प्राथमिक स्कूल में प्रवेश होने में देरी हो गई तो किस पे आप बल देंगे? व्यक्तिगत विकास, एक समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति का विकास, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों ही चीज़ों पे, व्यक्तिगत विकास पे और यहाँ पर जो एक समूह है, एक ग्रुप है, उसके विकास पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देख रेख करने वाली संस्था कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की जो आपकी प्रोफेशनल तैयारी, जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन है, उसकी देख रेख करने वाली संस्था कौन है? यूजीसी, AICTE, NCTE या फिर NASE? चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा ये है आपका NCTE। जी हाँ दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा, हम अगर अध्यापक के जो अध्यापन का व्यवसाय है, टीचिंग प्रोफेशन है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, तो उसको जो ऑब्जर्व करती है, उसका यहाँ पर जो प्लानिंग करती है, तो ये करती है आपकी NCTE। ठीक है, और मैं सबको गाइड यही करूंगा कि भाई जो भी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख ले कि आपका सिलेबस जिस यूनिवर्सिटी से, जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, क्या वो NCTE से अप्रूव्ड है। अगर है तो आप करें, अदरवाइज जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त रूल हो गए हैं यूजीसी के। अभी आपने देखा भी होगा DSSB के अंदर जो अभी भर्ती हुई थी, उस DSSB की भर्ती में कुछ जो कैंडिडेट्स थे, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने कोर्सेज जो उनको प्रोवाइड करवाए थे, वो NCTE से अप्रूव्ड सिलेबस नहीं था, तो यहाँ पर उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया था। बाद में जी हाँ दोस्तों, जो रमेश पोखरियाल जी हैं हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री, तो उनकी हेल्प से संसद में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई जिन्होंने अभी तक मान्यता नहीं ली थी उनको मान्यता दी जाए और बाद में जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए सख्त रूल है वो बनाए जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये दिसंबर 2011 में आया हुआ है और यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये अलग अलग सीरीज़ में लेकर आया हूँ। ये अलग अलग सीरीज़ आप कह सकते हैं क्वेश्चंस की है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिसंबर 2011 में फिर से आया हुआ है, तो ये है, इसमें पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये वैसे आपके जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। दांतों के आसपास का संक्रमण छूत का रोग कहलाता है, ये क्या सही है? सही जो सुमेलित है वो आपको बताना है, यहाँ पर युग्म सुमेलित कौन सा है? आंख का संक्रमण रोहा, एक से दूसरे जीव में फैल जाने वाला रोग परिदंतीय संक्रमण, या फिर बच्चों के गले एवं नाक का संक्रमण भी संक्रमित करता है आंखें। तो यहाँ पर इसमें जो सही है वो कौन सा रहेगा? तो देखिए यहाँ पर ये है आपका, इसमें सही जो बनेगा ये मैं आपको अभी टिक मार्क कर देता हूँ। तो ये है आपका सही, आंखों का संक्रमण रोहा रोग भी कहलाता है, तो ये आपका सुमेलित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक कथन, जी हाँ दोस्तों, एक आपका असर्शन है और एक रीजन है, आपको इनमें बताना है कि इनके अंदर क्या संबंध रहेगा। इंद्रिय अंग सामान्य स्वास्थ्य स्तर को प्रकट करने का दर्पण है। रीजन में है, त्वचा स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण दर्पण है क्योंकि यह संचरण, मल निष्कासन, दूषित तत्वों और रोग कीटाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया देती है। तो यहाँ पर इनमें कौन सा सही है, कूट आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, तो चलिए सही कूट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों सही रहेंगे। ठीक है,
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में वर्ष 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था। 2009 में कौन सा रोग फैला था? हैजा, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड, या फिर एड्स, या फिर HN। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है आपका HN। जी हाँ दोस्तों, HN एक आपका फ्लू फैला था 2009 में, आपको पता होगा। तो काफ़ी जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा रोग था जो काफ़ी हमारे अंदर, ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल होने वाला रोग है, जो एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है। तो ये 2009 में भारत में संक्रामक रोग फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लूँगा ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको सुमेलित कौन सा है इसमें से पहचानना है। दांत के आसपास कोमल भाग का संक्रमण संक्रामक रोग कहलाएगा। आंख का संक्रमण ट्रेकोमा। एक रोग जो एक से दूसरे अंग में फैलता है पीरियोडेंटल इन्फेक्शंस। गला, नाक, आंख का संक्रमण कहलाता है कंजक्यूटिवाइटिस। तो इसमें से राइट कौन सा है आपको पहचानना है, और राइट जो है इस पे मैं टिक मार्क कर देता हूं। तो ये है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। एक रोग जो एक से दूसरे अंग में फैलता है इसको कहते हैं पीरियोडेंटल इन्फेक्शंस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, लॉक जॉ के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, टेटनस, रेबीज, कुष्ठ, या फिर मीजल्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन जो इसमें बनेगा ये है आपका, चलिए मैं इसको एरो से भी मार्क कर रहा हूँ, टेटनस। जी हाँ दोस्तों, टेटनस को कहा जाता है लॉकजा। लॉकजा इसको दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी को टेटनस होता है तो मसल्स के अंदर जो आपका मसल्स है, जॉइंट्स है, उनके अंदर स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आपकी उस अंग के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं हो पाती, इसीलिए इसको लॉकजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है और ये दिसंबर 2008 में पूछा गया था। दुर्घटना की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सक को तुरंत क्या करना चाहिए। जी हाँ, जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर एक जो प्राथमिक चिकित्सक है, फर्स्ट एडर है, उस फर्स्ट एड देने वाले को क्या करना चाहिए। जख्म की पट्टी करनी चाहिए, दुर्घटना को सावधानी से संभालना चाहिए, दुर्घटनाग्रस्त को सांत्वना देनी चाहिए, या फिर दुर्घटनाग्रस्त को गर्म और ठंड से बचाना चाहिए। तो इसमें राइट कौन सा रहेगा जो सबसे पहला आपको काम करना है। देखिए, जब भी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होता है इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के जो अंग हैं उनके अंदर चोट पहुंची है। तो जिस अंग के अंदर चोट पहुंची है, जहां ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है भाई, उस पर आप सबसे पहले क्या करें, पट्टी कर दे। तो जख्म पर पट्टी करना एक फर्स्ट एडर का सबसे पहला काम रहता है। मींस यहाँ पर ब्लीडिंग रोकना सबसे पहला काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और ये आपका पूछा गया था जून 2008 के अंदर। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि उपचारिक प्रक्रियाओं का दूसरा नाम क्या है। चार ऑप्शन है, संबंधित प्रक्रियाएं, आयुर्विज्ञान, जिम्नास्टिक, योगासन, या फिर जर्मन प्रक्रियाएं। उपचारिक प्रक्रियाओं का दूसरा नाम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं आयुर्विज्ञान जिम्नास्टिक। ठीक है, आयुर्विज्ञान जिम्नास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपचारिक प्रक्रियाएं आप ये कि इसको कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है और सूची को सुमेलित कर लेते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 और साथ में मैंने जो कूट है इसका वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना प्रतिशत रहेगी, नाइट्रोजन का मिश्रण है वो कितना रहेगा, और मिट्टी के कण है वो कितने रहेंगे। ठीक है, और ये जो आपका मिश्रण यहाँ पर बताया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में नाइट्रोजन। चलिए मैं ये आपको बता दूं कि ये आपका बताया गया है जब आप सांस को
बाहर छोड़ते हैं, मीन्स जो एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के टाइम पे जो हवा का मिश्रण होता है उसके अंदर ये अमाउंट रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अभी मिलान भी इसके साथ में कर देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जब हम एक्सहेलिंग करते हैं, तो एक्सहेलिंग के टाइम पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 16.5% रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। देखिए हमें पता है कि 0.03% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो नॉर्मल एयर के अंदर रहता है, लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये जो मात्रा है ये हो जाती है आपकी 4.04% के लगभग। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन का जो यहाँ पर इसमें बताया गया है, नाइट्रोजन आपकी वैसे तो रहती है 78%। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं, डीलिंग हमें क्वेश्चन के हिसाब से करनी है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 79 बता रखी है, 78% रहता है। और मिट्टी के कण, देखिए डस्ट पार्टिकल जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डस्ट पार्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो वाटर वेपर्स है, ठीक है, जो जल के वाष्प कण है वो जरूर रहते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के कण तो शून्य रहेंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ABCD, तो यहाँ पर सभी में आपके जो है ये मेल कर रहे हैं, ठीक है, मैच कर रहे हैं। तो आप इसको कूट में बंद करेंगे तो कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। ठीक है, 1 2 3 4 एग्जैक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर मेहनत अच्छी लगी तो भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। पता नहीं आप शेयर करने में क्यों हेजिटेट करते हैं, तो भाई एक बार सबको आप जोड़ने का काम कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए और भी मोटिवेट होके, ठीक है, इंस्पायर होके आपके लिए और भी क्वेश्चन से लेकर आता रहूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संक्रामक रोगों के निरोधक उपचार मापदंडों के कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम को चुनिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो संक्रामक रोग है उनका उपचार करने के लिए जो आपका मापदंड बनाए गए हैं उनको कोड के अनुसार आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, चलिए जो यहाँ पर इसमें 7 पॉइंट बताए गए हैं, आपके मापदंड बताए गए हैं कोड के अनुरूप, इसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला है आपका असंदूषित, अधिसूचना, निदान, वियोजन, उपचार, प्रतिरक्षण और जांच। तो आप इनको किस क्रम में सही लगाना पसंद करेंगे? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका जो इसमें बनेगा कूट राइट, तो ये आपका हो जाएगा पहला ही सही। ठीक है, देखिए एक अंश दूषित और अधिसूचना जानकारी, उसका निदान आप करेंगे, फिर उसको वियोजन करेंगे, फिर उसको आप ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसका प्रतिरक्षण करेंगे और फिर उसकी जांच करेंगे। तो ये बिल्कुल सही क्रम रहेगा जैसा लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 और इसमें जो पूछा गया है ये है, एक आपका रीजन रहेगा, एक असर्शन है, यदि मुंह से ली जाए तो इंसुलिन अप्रभावी है। ये बोल रहा है कि अगर इंसुलिन को आप मुंह से ले रहे हैं तो ये अप्रभावी रहेगी। और यहाँ पर दूसरे में बताया गया है वह प्राथमिक नलियों में ही खत्म हो जाती है क्योंकि आंतों द्वारा पचाने के लिए अणु का आकार बहुत बड़ा होता है। तो क्या ये दोनों सही हैं, गलत हैं? एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्या रहेगा आपको कोड के अकॉर्डिंग बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप मुंह से इंसुलिन लेते हैं तो ये अप्रभावी रहेगी, इसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ये बोल रहा है कि अगर आप इसको यहाँ पर ले रहे हैं, मुंह से ओरल आप ले रहे हैं, तो ये आपकी नलियों में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आंतों के द्वारा इसको पचाने के लिए अणु का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सब के लिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेंडनाइट्स स्नायु रज्जु शोथ है। क्या है टेंडनाइट्स, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, स्नायु रज्जु का प्रदाह, स्नायु रज्जु का विदारण, दबाव, पेशी कर्षण। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये है आपका इसमें जो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा ये रहेगा आपका स्नायु रज्जु का प्रदाह। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 30 नहीं 31 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो भाई लाइक करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भाई डिसलाइक भी आप कीजिए, लेकिन साथ में मुझे ये ज़रूर बताइए कि भाई क्या कमी रह गई। और इसके साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।